गुलाब चंद प्रसाद अग्रवाल कॉलेज के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। मेजर कोर्स 2 जो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र के दो भागों में बांटा गया है, आज उसमें एक भाग के कुछ अंश का संक्षेप में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम अध्याय समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र प्रोफेसर रैगनर फ्रीस ओस्लो विश्वविद्यालय नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। उन्होंने सन 1932 में अर्थशास्त्र के अध्ययन को दो भागों में बांटा था, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे उपभोक्ता की उपभोग समस्या अथवा एक फर्म की कीमत निर्धारण की समस्या का अध्ययन किया जाता है। इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीमत सिद्धांत कहा जाता है। जैसा नाम वैसा काम। तो हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्म, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र तो छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों जैसे व्यक्तिगत अध्ययन, छोटे छोटे फर्मों का अध्ययन इत्यादि का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि मतलब बृहद, बड़ा, संपूर्ण। मैक्रो इकोनॉमिक्स कोई विशेष नहीं है, जो हम आपको बता रहे हैं, आपको जो जानते हैं कुछ उसमें हम ऐड कर रहे हैं। जैसा शब्द सुनने में है वैसा ही उसका काम। मैक्रो मतलब बड़ा, संपूर्ण, जिसमें सामूहिक स्तर, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल उत्पादन और सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। इसे आय तथा रोजगार के सिद्धांत भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ बड़ा होता है। इस प्रकार मैक्रो बड़े समूह से संबंधित है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को आय और रोजगार के सिद्धांत भी कहा जाता है, जैसा कि हम इसके पीछे बताया। यह बेरोजगारी, व्यापार चक्र, सामान्य मूल्य स्तर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास के समस्याओं से संबंधित। मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन किया जाता है, व्यापार चक्र का अध्ययन किया जाता है, समान मूल्य स्तर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास की समस्याओं से संबंधित उन सारी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हैं, चल रहे हैं।
यह बेरोजगारी के कारणों और रोजगार के उत्पादन, रोजगार के विभिन्न निर्धारकों का भी अध्ययन करता है। यह व्यापार चक्र से संबंधित है, इसलिए यह कुल उत्पादन, कुल आय और कुल रोजगार पर निवेश के प्रभाव की जांच। प्यारे विद्यार्थियों, अर्थ से समझ परिभाषा हमें आ गया होगा कि समष्टि अवस्था की परिभाषा क्या है। तो आगे परिभाषा हम बताएंगे, उससे पूर्व यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में सामान्य मूल्य स्तर पर धन की कुल मात्रा के प्रभाव की जांच करने के लिए मौद्रिक मामलों से संबंधित है। यह भुगतान संतुलन और विदेशी सहायता की समस्याओं का अध्ययन करता है। वास्तव में समष्टि अर्थशास्त्र देश की कुल आय के निर्धारण और कुल आय में परिवर्तन के कारणों से संबंधित समस्याओं की जांच। इसके अलावा यह आर्थिक विकास से संबंधित कारकों का अध्ययन भी करता है। आर्थिक विकास, हम प्रतिदिन, प्रति वर्ष टीवी के माध्यम से अपने दोस्तों के चर्चा परिचर्चा के माध्यम से यह जान पाते हैं कि भारत की आर्थिक समृद्धि की स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, गरीबी की स्थिति क्या है, कीमत स्तर क्या है, महंगाई बढ़ी है, महंगाई घटी है, मुद्रास्फीति, मुद्रा विस्फीति, अन्य बहुत सारी चर्चाएं हम लोग सुनते हैं, समझते भी हैं, जानते भी। प्यारे बच्चों, आखिर गरीबी का आकलन कैसे होता है? आज कितने देश में रोजगार में हैं, कितने बेरोजगार लोग हैं, इनका निर्धारण कैसे होता है? रोजगार क्या है, बेरोजगारी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, आगे हम लोगों में जानेंगे। किंतु इसके पहले हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषाओं पर ध्यान इंगित करें। केनेथ इवर्ट बोल्डिंग ने समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है जो अर्थशास्त्र के कुल औसत तथा कुल समूह का अध्ययन करता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं का इन्होंने समाहित किया, जिसमें कुल औसत तथा कुल समूह, मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, इनका कहना यही। वहीं गार्डनर एकले ने कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र एक अर्थव्यवस्था के उत्पादन की कुल मात्रा के रूप में इस तरह के चर के साथ चिंता करता है जो इसके संसाधनों को नियोजित किया जाता है राष्ट्रीय आय के आकार के साथ और सामान्य मूल्य स्तर के साथ। किसके साथ किया जाता है समाहित? नियोजित किसके साथ किया जाता है? राष्ट्रीय आय के आकार के साथ और सामान्य मूल्य स्तर के साथ। अब हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स के बारे में संक्षेप में जानेंगे। रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार के विभिन्न तत्वों जैसे प्रभावपूर्ण मांग, कुल पूर्ति, कुल उपभोग, कुल निवेश, कुल बचत, गुणक आदि का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें रोजगार और बेरोजगारी की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? रोजगार और बेरोजगारी। राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की धारणा, उसके विभिन्न तत्वों, माप की विधियों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही यह इस बात का भी व्याख्या करता है
कि दीर्घ काल में राष्ट्रीय आय में वृद्धि किन तत्वों पर निर्भर है। भारत कृषि प्रधान देश है, तो आने वाला वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय आय में जो समृद्धि होगी, जो वृद्धि होगी, वह किस तत्व पर निर्भर करेगा, इसकी जानकारी भी, इसका अध्ययन भी राष्ट्र समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ही होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में ही होता है। मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, यह सिद्धांत मुद्रा की पूर्ति के विभिन्न संगठकों और उनके अर्थव्यवस्था पर प्रभाव करते हैं। मुद्रा की पूर्ति, आज मुद्रा समझाने की जरूरत नहीं, आप सब लोग समझते होंगे मुद्रा किसको बोलते। नेक्स्ट, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। यह सिद्धांत थोक मूल्य सूचकांक के निर्माण, सामान्य कीमत स्तर पर परिवर्तन अर्थात मुद्रास्फीति और मुद्रा अवस्फीति का अध्ययन करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इस सिद्धांत में विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक संबंधों, व्यापार के मूल्य और मात्रा, व्यापार की दिशा, व्यापार की शर्तों, विनिमय दरों का निर्धारण आदि का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। समष्टि अर्थशास्त्र में विकास अर्थात प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी जिला का आर्थिक विकास जो आकलन कैसे होता है, क्या एक व्यक्ति के समृद्धि से उस संपूर्ण समाज की समृद्धि समझा जाएगा, या संपूर्ण समाज के प्रति व्यक्ति आय से संबंधित समृद्धि को आर्थिक विकास समझा जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें विषमता क्या है, क्या कमी है, क्या बेशी है। बहुत अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना भी की है। तो अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, आगे हम उससे संबंधित राष्ट्रीय आय, नेक्स्ट चैप्टर में ही राष्ट्रीय आय हम लोग को पढ़ना है, राष्ट्रीय आय की माप पढ़ना है, हम लोग आगे जानेंगे। हमने पूर्व में ही बोला कि आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का मतलब उन संपूर्ण क्रिया से है जिसमें व्यक्ति की जीविकोपार्जन और प्रोफेशन से संबंधित। तो किसी भी देश की जो प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है, देखा जाता है, इसका अध्ययन होता है, वह है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के माध्यम से ही देश के प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक आय को हम निकालते हैं, जांचते हैं, समझते हैं। खासकर अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास का अध्ययन इस माइक्रो इकोनॉमिक्स किया जाता है। सरकार की राजस्व तथा मौद्रिक नीतियों का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, वितरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के वितरण के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। इस सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आय में उत्पादन के विभिन्न साधनों का हिस्सा किस प्रकार निर्धारित होता है, अर्थात मजदूरों को कितना भाग प्राप्त होता है तथा उद्यमों तथा भूपतियों को कितना भाग प्राप्त होता है। इसका संबंध
आय के असमान वितरण। चित्र के माध्यम से समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र को आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत, मुद्रा के पूर्ति का सिद्धांत, समान कीमत स्तर का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, वितरण का सिद्धांत। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्लास राष्ट्रीय आय माप का होगा। आप सब उसमें जरूर से जरूर भाग लेंगे। धन्यवाद।